नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पाटीदार जेल से यस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह हमारी जो जेल से आईएएस है उसकी रामबाण बैच है, जिसमें आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, साथ ही शानदार ई नोट्स जिसे आप मोबाइल पर आसानी से एक्सेस कर सकते हो दोस्तों, और शानदार टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है। इसमें जेल से आईएएस की रामबाण बैच में जो टेस्ट सीरीज है वो दो तरह की टेस्ट सीरीज है। एक टॉपिक लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे आपको और फुल लेंथ टेस्ट भी। जिसे आप जल्द से जल्द जो प्ले स्टोर से, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया हमारा, तो आप प्ले स्टोर से GLCIS इंदौर ऐप डाउनलोड करें और वहां पर जाकर आप इस GLCIS की रामबाण बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों, हम जो हमारी MPPSC प्री की यूनिट 1 है उसमें हमने मध्य प्रदेश का इतिहास प्रारंभ किया था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में जो ययाति काल है, जो पौराणिक कालखंड चल रहा था हमारा, उसमें हमने देखा जो ययाति काल मनु की 5वीं पीढ़ी से लेकर हम कहाँ तक पढ़ेंगे, राम युग जो मनु की 65वीं पीढ़ी थी, वहाँ तक हम इस पौराणिक कालखंड का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने ययाति काल या ययाति युग का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा जो ययाति की वंशावली है उसमें देवयानी से प्राप्त 2 पुत्रों का अध्ययन हम कर रहे थे। तो देखते हैं एक बार, देवयानी से प्राप्त पुत्र ययाति। 2 पुत्र, एक यदु और दूसरा तुर्वसु। जो यदु है उसे 3 क्षेत्र दिए गए थे। वेत्रवती, जिसे वर्तमान में बेतवा नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, सुक्तिमती जिसे किस नाम से जाना जाता है, केन नदी के नाम से, और तीसरी चर्मणवती जिसे चंबल नदी के नाम से जाना जाता है। तो इन 3 नदियों के आसपास का क्षेत्र ययाति द्वारा किसे दे दिया गया शासन करने के लिए दोस्तों, यदु को। और जो तुर्वसु है उसे जो रीवा वाला, हमारे मध्य प्रदेश में जो रीवा बघेलखंड वाला क्षेत्र है, यह क्षेत्र किसे दिया गया, तुर्वसु को शासन करने के लिए। अब आगे हम देखेंगे, इससे आगे जो राजा यदु है उसके बारे में देखेंगे आगे। आइए, यदु किसके पुत्र हैं, ययाति के पुत्र हैं, देवयानी और ययाति के पुत्र। यह एक चंद्रवंशी राजा थे। जो यदुकुल है दोस्तों, उसके प्रथम सदस्य माने जाते हैं कौन, यदु। यह यदुकुल के प्रथम सदस्य माने जाते हैं। इन्हीं के वंश में आगे चलकर जो पौराणिक ग्रंथ है हमारा महाभारत, उसके महानायक भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी यदुकुल में हुआ था। पौराणिक ग्रंथ महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो हमने यदु के बारे में देखा कि यदु एक चंद्रवंशी राजा थे और इन्हें यदुकुल का प्रथम सदस्य माना जाता है दोस्तों। और साथ ही जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, पौराणिक ग्रंथ महाभारत के जो महानायक भगवान श्री कृष्ण, उनका जन्म भी इस यदुकुल में हुआ था। आगे अब देखेंगे हम, जो यदु है इसके कितने पुत्र थे। यदु के पुत्र
जो राजा यदु हैं उनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। पहले सहस्त्रजीत, दूसरे क्रोष्टा, नल व रिम्पू। ये 4 पुत्र किसके थे? यदु के। इनमें से जो सहस्त्रजीत है और क्रोष्टा है इनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। जो सहस्त्रजीत है आगे चलकर इस वंश में हे वंश का उदय होता है। जो यदु के पुत्र सहस्त्रजीत है इन्हीं के वंशजों में आगे चलकर किस वंश का उदय होगा दोस्तों? हे वंश का उदय होगा। और जो क्रोष्टा है इन्हीं के वंशजों में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। बोलो जय कन्हैया लाल की। दोस्तों सफलता के लिए आपको योद्धा बनना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। बिना संघर्ष बिना तपस्या से सफलता नहीं मिलती है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है कि खुद के ऊपर काम करो, स्वयं के ऊपर काम करो, स्वयं को निखारने का काम करो। और उसके लिए चाहिए फोकस। आपकी कोई सी भी फील्ड हो, अगर आपको पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम निकालनी है, तो उस एग्ज़ाम के प्रति आपका फोकस कैसा है ये मायने रखता है आपकी सफलता के लिए। जितना फोकस होगा उतनी सफलता आपके पास रहेगी। और फोकस अगर नहीं है तो सफलता दूर हो जाएगी। मेहनत जरूरी है, लगन जरूरी है, जोश जरूरी है, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? फोकस। आपने सुना होगा कि कोई बच्चा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के टॉप कर देता है और कोई बच्चा 10 घंटे 12 घंटा पढ़ के भी टॉप या पास नहीं हो पाता है। इसका एकमात्र कारण एक ही है कि फोकस। वो बच्चा पूरी तरह से फोकस है अपनी पढ़ाई को लेकर, और जो फोकस है वो सफल होगा। इसलिए दोस्तों पढ़ाई करो तो फोकस के साथ पढ़ाई करो। अपना जो मन है, दिमाग है, उसको एकाग्रचित रखो ताकि आपकी सफलता आपके कदम चूमे। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम। जो सहस्त्रजीत है इन्हीं के वंशजों में आगे चल के कौन सा वंश बनता है, उदय होता है? हे वंश का। और जो क्रोष्टा है उन्हीं के वंशजों में आगे चल के भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। अब आगे इससे आगे हम देखेंगे जो पौराणिक कालखंड के समय के प्रमुख राजवंश है उनके बारे में हम आज शुरुआत करेंगे। तो आइए दोस्तों, पौराणिक काल के प्रमुख राजवंश। जिसमें हम देखेंगे पहला राजवंश कौन सा? कारकोट का नागवंश। नागवंश। इसके शासक कौन थे दोस्तों? तो इसके शासक थे नागराजा। कौन थे? नागराजा। और इनका शासन क्षेत्र क्या था? शासन क्षेत्र तो वो क्या था? नर्मदा नदी घाटी वाला क्षेत्र। अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इनका शासन क्षेत्र वर्तमान अनूपपुर वाला क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश में हमारा एक जिला है अनूपपुर, इसी जगह से जो माँ नर्मदा है वह निकलती है, उसका उद्गम होता है। तो अनूपपुर क्षेत्र जो मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, मैकाल पर्वत श्रेणी। ये हमारा
ये मैप है, यहां मान लो ये अनूपपुर है, यहां से नर्मदा माई निकलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में होते हुए कहाँ जाती है, खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में जाके ये यहाँ समागम इसका होता है। अब जो माँ नर्मदा है, इन्हीं का नाम, प्राचीन नाम रेवा, और जो रेवा है वह इसी नागवंशी कन्या है, नागवंशी राजकुमारी है। तो हम देख रहे थे इनका शासन क्षेत्र जो नर्मदा नदी घाटी के आसपास है। अगर पौराणिक कथाओं के अनुसार देखिए दोस्तों, तो जो अनूपपुर वाला क्षेत्र है, मैकाल पर्वत श्रेणी जो सतपुड़ा का एक हिस्सा है, वहाँ पर इनका शासन क्षेत्र बताया गया है। अब आगे देखिए हम, जो कारकोट का नागवंश है, इनका जब शासन चल रहा था तब यहाँ पर गंधर्वों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ दोस्तों? गंधर्वों का। तो जो ये नाग राजा है, नागवंशी राजा, इन्होंने किससे मदद मांगी? जो कौशल प्रदेश, जो अयोध्या है, वहाँ के जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे मानधाता, उनसे सहायता मांगते हैं। तो मानधाता अपने बड़े पुत्र किसको, पुरुकुत्स को कहाँ भेजते हैं? नागवंशी शासकों की मदद करने के लिए। तो आगे देखते हैं हम। नागवंश, इनके शासन काल में गंधर्वों का आक्रमण होता है। तो अब जो नागवंशी शासक है, नागवंशी शासक किससे मदद मांगते हैं? अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश से। अब यहां पे क्या होता है, जो इक्ष्वाकु वंश के शासक कौन रहते हैं? राजा मानधाता। कौन? राजा मानधाता। किस वंश के? इक्ष्वाकु वंश के शासक अपने बड़े पुत्र किसे? पुरुकुत्स को मदद के लिए भेजते हैं। तो दोस्तों हमने जो कारकोट का नागवंश पढ़ा, इनके शासक नाग राजा, इनका शासन क्षेत्र हमने देखा नर्मदा नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र। पौराणिक कथाओं के, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर देखें हम, तो इनका शासन क्षेत्र अनूपपुर वाले क्षेत्र में था, जो मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब इनके शासन काल में जो गंधर्व है, उनका आक्रमण होता है कहां पर? नागवंशी शासन क्षेत्र में। जो नागवंशी राजा रहते हैं वो किससे मदद मांगते हैं दोस्तों? जो अयोध्या का इक्ष्वाकु वंश है, उसके शासक मानधाता, उनसे ये मदद मांगते हैं। और मानधाता क्या करते हैं? अपने बड़े पुत्र पुरुकुत्स को नाग राजाओं की मदद के लिए भेज देते हैं। अब इनका कनेक्शन आगे देखना दोस्तों, जो मानधाता है या इक्ष्वाकु वंश है, उनसे इनका कनेक्शन कैसे होता है, क्योंकि आगे चल के जो पुरुकुत्स है, इनसे जो नाग राजा है वह अपने जो कन्या है माँ रेवा, उनका विवाह किससे कर दिया जाता है? पुरुकुत्स से। और पुरुकुत्स आगे चलकर माँ रेवा का नाम बदलकर क्या रख देते हैं? माँ नर्मदा। तो आगे देखते हैं। अयोध्या का इक्ष्वाकु वंश शासन क्षेत्र की बात करें तो उनका शासन क्षेत्र अयोध्या में था, जो कौशल प्रदेश की राजधानी थी। कौशल प्रदेश। बात करें जो प्रथम सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु थे, उन्हीं के नाम पर इस राजवंश का नाम रखा गया दोस्तों। और जो इक्ष्वाकु थे वो मनु के पुत्र थे। तो
प्रथम सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे तथा इन्हीं के नाम पर इस राजवंश का नाम रखा गया। आगे देखते हैं दोस्तों, जो इक्ष्वाकु वंश है इन्हीं के आगे वंशजों में भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजाओं का जन्म होता है दोस्तों। तो इन्हीं के वंशजों में भगवान श्री राम तथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जन्म होता है। तो दोस्तों हमने देखा अयोध्या का इक्ष्वाकु वंश जिसका शासन क्षेत्र क्या था, अयोध्या, कौशल प्रदेश। प्रथम सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु जो मनु के पुत्र थे और इन्हीं के नाम पर इस राजवंश का नाम रखा गया। आगे देखते हैं, इन्हीं के वंशजों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजाओं का जन्म होता है। अब आगे देखेंगे हम इसी जो इक्ष्वाकु वंश है इसमें एक राजा आते हैं मानधाता, उनके बारे में देखते हैं आगो। मानधाता इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा, इनका शासन क्षेत्र भी वही का शासन क्षेत्र अयोध्या। इनका विवाह, जो राजा मानधाता है इनका विवाह एक राजा ससबिंदु, क्या नाम है राजा का, ससबिंदु की पुत्री बिंदुमती से होता है दोस्तों। किससे होता है, बिंदुमती से। और बिंदुमती से ही 3 पुत्रों का जन्म होता है, पुरुकुस, मुचकुंद और अम्बरीश। इन 3 पुत्रों का जन्म होता है किनके, जो राजा मानधाता है इनका विवाह होता है बिंदुमती से और बिंदुमती से 3 पुत्रों की जो पुत्र है 3 पुत्रों की प्राप्ति होती है और इनका नाम रहता है पुरुकुस, मुचकुंद और अम्बरीश। तो आगे देखते हैं इनकी वंशावली में। मानधाता पुत्र, पुरुकुस, मुचकुंद और अम्बरीश। हमें इन दोनों के बारे में अध्ययन करना है। क्यों? क्योंकि हमने कनेक्शन देखा, मैंने बोला था जो कारकोट के नागवंश राजा है उन पर गंधर्वों का आक्रमण होता है, वो मदद मांगते किससे, इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता से। और मानधाता अपने बड़े पुत्र पुरुकुस को मदद के लिए, सहायता के लिए कहाँ भेजते हैं, मध्य प्रदेश में नागवंशी राजाओं के शासन क्षेत्र में। और ये पुरुकुस यहाँ आकर उनकी मदद करता है। तो जो नागवंशी राजा है वो अपनी कन्या माँ रेवा का विवाह किससे कर दिया जाता है, पुरुकुस से। उससे पहले हम देखेंगे जो पुरुकुस राजा है इनका उल्लेख, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है, ऋग्वेद में। आगे देखते हैं, नाग वंशी
कन्या रेवा का विवाह पुरुकुत्स से होता है। आगे देखते हैं, पुरुकुत्स रेवा का नाम बदलकर क्या रख देते हैं, नर्मदा। ये याद रखना दोस्तों, पुरुकुत्स का विवाह किससे हुआ था, नागवंशी कन्या रेवा से, और जो पुरुकुत्स है वो उनका नाम बदलकर क्या रख देते हैं, नर्मदा। आगे देखते हैं मुचकुंद के बारे में। तो जो मुचकुंद है ये मानधाता के पुत्र हैं। इन्होंने क्या किया, ऋक्ष पर्वत, याद रखना सतपुड़ा को प्राचीन पौराणिक काल में क्या कहा जाता था, ऋक्ष, सतपुड़ा तथा परियात्र, जिसे क्या कहा जाता है वर्तमान में, विंध्याचल। इन दो पर्वत मालाओं के क्षेत्र में इन्होंने मानधाता, अपने जो पिता है मानधाता, इनके नाम पर मानधाता नगरी, जिसे ओंकारेश्वर कहा जाता है, ओंकारेश्वर, जो किस जिले में आती है दोस्तों, खंडवा में, हमारे मध्य प्रदेश में। जो ओंकारेश्वर है वहां पर एक ज्योतिर्लिंग भी है जिसे ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ममलेश्वर। मध्य प्रदेश में दोस्तों दो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में, एक महाकालेश्वर जो उज्जैन में, और एक ममलेश्वर जो मानधाता नगरी ओंकारेश्वर में उपस्थित है। तो मुचकुंद ने क्या किया, ऋक्ष पर्वत, सतपुड़ा तथा परियात्र जिसे विंध्याचल पर्वत, ये याद रखना दोस्तों, पौराणिक काल में सतपुड़ा को ऋक्ष और विंध्याचल पर्वतमाला को क्या कहा जाता था, परियात्र पर्वत श्रृंखला। और इन्हीं के मध्य इन्होंने क्या किया, मानधाता नगरी ओंकारेश्वर जो खंडवा जिले में आती है उसकी स्थापना की। आगे चलकर क्या होता है कि जो है वंश के एक शासक है माहिष्मत, कौन, माहिष्मत, वह इनको पराजित कर, मुचकुंद को पराजित कर हे वंश की नींव रखते हैं। तो लिखते हैं, कालांतर में महिष्मत मुचकुंद को परास्त कर हे वंश की नींव रखते हैं। तो दोस्तों हमने देखा अयोध्या का इक्ष्वाकु वंश, जिसमें हमने देखा कि जो इक्ष्वाकु वंश है उसके शासन क्षेत्र अयोध्या क्षेत्र में था। इसके अगर प्रथम सूर्यवंशी राजा जो थे वो कौन, इक्ष्वाकु, इन्हीं के नाम पर इस राजवंश का नाम रखा गया। जो इक्ष्वाकु वो मनु के पुत्र थे और इन्हीं के वंशजों में भगवान श्री राम व सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जन्म होता है। दोस्तों आगे चल के हम देखते हैं इक्ष्वाकु वंश के शासक हुए मानधाता जो अयोध्या पे शासन करते थे। इन्हीं के 3 पुत्र होते हैं। इनका विवाह जो होता है वो राजा ससबिंदु की पुत्री बिंदुमती से होता है और उनसे 3 पुत्रों की प्राप्ति होती है। कौन कौन, पुरुकुत्स, मुचकुंद और अम्बरीश। जो पुरुकुत्स है वह ना, उनका कनेक्शन कहाँ रहता है, जो मध्य प्रदेश में शासन कर रहे होते हैं नाग राजा, नागवंशी शासक, क्योंकि उन्होंने इनकी मदद की थी गंधर्वों के विरुद्ध। तो जो नागवंशी शासक है वो अपनी कन्या जो रेवा है उनका विवाह किससे कर देते हैं, वो मानधाता की पुत्र पुरुकुत्स से। आगे चल के देखें जो पुरुकुत्स है उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और पुरुकुत्स माँ रेवा का नाम बदल कर क्या कर देते हैं, नर्मदा। आगे देखते हैं उनके जो दूसरे पुत्र है मुचकुंद। जो मुचकुंद है वो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा को ऋक्ष पर्वत और विंध्याचल को परियात्र पर्वत पौराणिक काल में कहा जाता था। दोस्तों इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के आसपास के क्षेत्र में ये मानधाता नगरी, मां नर्मदा के किनारे मानधाता नगरी जिसे ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है, खंडवा जिले में आती है, मानधाता नगरी की स्थापना करते हैं। आगे चलकर महिष्मत नामक शासक मुचकुंद को पराजित कर एक नए राजवंश हे वंश की स्थापना करता है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, आगे हे वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, मध्य प्रदेश इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।